मैं क्लास 8 के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। सेशन नंबर लास्ट है यूपीआर 2022 का और वैसे देखें टोटल तो सेशन नंबर 14 है। आज यूपीआर 2022 का सेट खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग कल से डीआरडीओ के सेट को देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कल से डीआरडीओ स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो त्रुटि का पता लगाता है और सर्किट ब्रेकर के संचालन की शुरुआत करता है। यानी सिंपल भाषा में जो पहले फॉल्ट को सेंस करता है, फॉल्ट को सेंस करेगा, जो फॉल्ट को सेंस करता है, पहली कहानी। फिर दूसरा क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है, सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा कि भाई तुमको अब स्टार्ट होना है या फिर तुमको सर्किट ओपन करना है, तुम्हारी ज़रूरत आन पड़ी है। ठीक है, सही है, जिससे ताकि दोषपूर्ण तत्वों को बाकी सिस्टम तक लग रखा जा सके। तो ये सारे सेंसिंग का काम कौन करता है, हमारा केवल और केवल हमारा रिले करता है। वो इसीलिए कहता है, इसलिए इसको एक सेंसिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि फॉल्ट को पहचान जाना, सारी चीज़ों काम कौन हम करता है, हमारा रिले करता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि किसकी जानकारी समांतर माध्यम से आरएमएस मान के करने से सक्षम प्राप्ति होती है। ठीक है, समांतर माध्यमान से आरएमएस मान का करने पड़ता है। ठीक है, माध्यमान यही है, यही ना, ये क्या है, हमारा एवरेज है। माध्यमान यानी एवरेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, सही है, तुमको पता है कि फॉर्म फैक्टर जिसको रूप गुणांक भी बोलते हैं, तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस बटे एवरेज गुणांक होता है। और इसी का तो अनुपात पूछा है कि माध्य से आरएमएस मान, यानी एवरेज से आरएमएस मान का जो होता है, मतलब जो अनुपात होता है वो किस रूप में दिखाया जाता है, तो हमेशा फॉर्म फैक्टर में दिखाया जाता है। याद रखना, किस में, फॉर्म फैक्टर में दिखाया जाता है। ठीक है, आरएमएस मान जो हीट से रिलेटेड होता है, औसत मान हमेशा जो एसी में डीसी वैल्यू मौजूद होती है उसकी, शिखर गुणांक क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। तो इन सब सारी चीज़ों को याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक माप के लिए, किसके माप के लिए डिजिटल मल्टीमीटर बाह्य रूप से प्रतिरोध में वोल्टेज के मापन द्वारा संचालित होता है, जो आंतरिक धारा स्रोत से इसमें से होकर बलपूर्वक प्रवाहित हो करने का स्वरूप उत्पन्न होता है। अच्छा, आंतरिक धारा प्रवाह होती है, आंतरिक धारा प्रवाह होती है। ठीक है, और वोल्टेज मापन द्वारा वोल्टेज को मापने के बाद प्रचालित किया जाता है। तो हमको पता है सर जी, जब वोल्टेज पता चल जाता है तो उसी का प्रयोग करके वो वोल्टेज दिया होता है, पहले वोल्टेज निकालता है फिर आई निकालता है, फिर इसी दो का प्रयोग करके वो क्या निकालता है, प्रतिरोध की गणना करता है। कौन, मल्टीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि जो मल्टीमीटर होता है वो मेरा वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों मापता है। तो पहले वोल्टेज की गणना करता है, फिर करंट उसमें जो प्रभावित होती है उसकी गणना करने के बाद फिर वो रेजिस्टेंस का मान देता है, यानी इसका अनुपात करके देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, प्रतिरोध होता है। अगला क्या बोला है कि एक 200 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जब जंपर टेस्ट की विधि द्वारा टेस्ट किया गया तो परिणामी प्राप्त हुए कि सप्लाई लाइन 4 किलोवाट में W1 है और द्वितीय कितना है, हमारा द्वितीय श्रेणी परिपथ में W2 बराबर 6 किलोवाट है, जबकि द्वितीय होकर फुल लोड करंट प्रभावित होते हुए, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी। देखो ये दिया, बैक टू बैक टेस्ट निकला है, सिंपल तरीका बस यही लगा दो, इसको याद रखना, बस ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। KVA अपॉन W1 माइनस W2, ये फॉर्मूला निकाल देना, लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। KVA कितना है, 200 KVA, W1 4 है, W2 कितना है, 6, तो 2/3 हो जाएगा, तो √2/3 करके लगा दोगे तो √2/√3 हो जाएगा। जो भी आंसर तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 97.56 तुम्हारा एवरेज निकल के चला आएगा, सॉरी नॉट एवरेज बोल रहे, एफिशिएंसी निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखोगे तो तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा,
ऑप्शन ए निकल के चला आएगा। बस यही लगा देना W/W2 आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि 4 पोल डीसी मटेरियल में लैप है वाइंडिंग, ठीक है। वेबर कितना दिया हुआ है, 30 मिली वेबर दिया हुआ है। आर्मेचर चालकों की संख्या 206 है। 230 वोल्ट क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है डीसी आपूर्ति के साथ, जबकि 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आर्मेचर प्रतिरोध इतना है, तो मोटर की गति कितनी होगी। तो फॉर्मूला लगाओ, EB बराबर P5ZN। तो EB बराबर P5ZN होता है, क्योंकि मोटर में तो बैक EMF ही आता है। तो EB कितना दिया है, EB कितना है सर, 230 है। तो EB की वैल्यू 230 है, कोई दिक्कत नहीं। पोल कितना है, 4 है। फाई कितना है सर, 30 गुणे 10 के घाते -3, क्योंकि मिली है। P5Z कितना है, यानी कंडक्टर की संख्या 206। N कितना है सर, यही तो निकालना है। 60 कितना है और A कितना है, समानांतर संख्या में A बराबर P होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे P5ZN यानी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी सर, A बराबर P होता है, तो A की वैल्यू 4 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो तुम्हारी जो N की वैल्यू है वो तुम्हारी निकल के कितनी आएगी, तुम्हारी निकल कर आएगी 2000 RPM। सही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए पोल की सही संख्या की आवश्यकता से निर्धारित की जा सकती है। पोल की संख्या अधिकतर किसके लिए प्रयोग करते हैं, सर जी की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी पोल की निश्चित संख्या के लिए पोल की सही संख्या की आवश्यकता किसके निर्धारण के लिए, तो वही बोलते हैं ना सर, पोल होती है तो स्पीड, पोल ज़्यादा होती है तो स्पीड कम होती है। तो स्पीड का सही निर्धारण के लिए हम पोल की आवश्यकता करते हैं। देखो फ्रिक्वेंसी, लागत, टॉर्क उतना इंपॉर्टेंस नहीं, सबसे अधिक क्या होता है, जो तुम यही देखो, तुम क्या पढ़ते हो कि सर जी 4 पोल, सॉरी 4 पोल, तो तुम ही खुद बोलते हो ना कि सर जी 4 पोल है 1500, 2 पोल है 3000 है, 6 पोल है 1000। यानी पोल से तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है सर, स्पीड की आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घाटे को दूर करने के लिए जनरेटर से उत्पन्न बिजली को किसके होकर गुजारा जाता है, जिससे वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। 2 ही होते हैं सर जी, या तो स्टेप अप होगा, या फिर स्टेप डाउन होगा सर जी। स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इन्हेंस करता है यानी बढ़ाता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी वोल्टेज बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा करता है। यानी जो लॉस हो रहा है, जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है चालक में, उसको दूर करने का काम कौन करता है, हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो फिर वही बोले पोल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये तो याद रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आलू नहीं होता है सब्जी में, ये वही आलू है, हर एग्जाम में दिखता है। NS इज इक्वल टू 120 F/P। NS निकालनी है, हाँ सर NS निकालना है। तो NS इक्वल टू रहने देते हैं 120, फ्रिक्वेंसी का मान सर 50 हर्ट्ज है, P का मान सर 12 है। इसको काट देते हैं, कितना आया सर, ये 10 आ गया, 10 गुणे 50 कितना हो जाएगा सर जी, 500 RPM हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। सही है। चलो आगे देखते हैं। देखो सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कर दिया करो जी, और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, पूरा तरीका बताया जाता है किससे सॉल्व होगा किससे सॉल्व नहीं होगा। आगे देखो, ओम के अनुसार, ओम के नियमानुसार होता है, जब कौन सी चीज़ स्थिर रखा जाता है तब धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यही चीज़ पढ़े हो ना, तो V बराबर IR होता है, जहाँ पे R क्या होता है हमारा सर, नियतांक होता है या स्थिर होता है। यही होता है ना, या तो नियतांक होगा या स्थिर होगा। क्योंकि सर जी जब हम ये बनाते हैं, ये V बना देते हैं, ये I बना देते हैं, तो ये सीधा निकलता है, यानी इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, बार बार वही अनुपात आता है। तो इसलिए तो बोलते हैं ये क्या है, हमारा प्रतिरोध नियतांक है, और ये क्या होता है, स्थिर रखा जाता है, तभी जाकर धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। तब क्या होता है, V
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर याद रखना है कि ताप और दाब नियत होनी चाहिए। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो। कॉइल के क्रॉस एक वोल्टेज कॉइल है, उसके समक्ष एक वोल्टेज दिखाया जा रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, 4.5 वोल्ट बोल रहे हैं। वो करंट कितना डायरेक्ट करंट लिया है सर जी, 9 एम्पियर का लिया हुआ है। जब सेम कॉइल क्या हो रहा है, एसी करंट ले रहा है, 9 एम्पियर का ले रहा है 25 हर्ट्ज पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 24 वोल्ट हो जा रहा है। तो पावर कितना होगा ये बताना है तुमको 50 हर्ट्ज पे। सही है, अब देखो यहाँ से तुमको क्या निकालना है पता है, कुछ निकालना नहीं है, बस यहाँ पे तुमको आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू के लिए ही तुमको ये ऊपर दिया हुआ है। देखो जब डीसी दिया जा रहा है कॉइल को, तो डीसी में केवल एक्सल एक्सी का कोई महत्व नहीं रहता है, केवल और केवल किसका महत्व होता है डीसी में, एक्सल एक्सी का नहीं होता, केवल आर का महत्व रहता है। ठीक है, केवल यही रहता है ना। तो यहाँ से तुम अगर आर की वैल्यू निकाल ले रहे हो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है तुमको, तो तुमको पता है सर जी आर की वैल्यू कितनी है। आर बराबर कितना होता है, वी अपॉन आई। वी कितना है, 4.5/9, यही है, यही है ना। इसको 90 कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 1/2 आ रहा है। आर की वैल्यू 1/2 आ रही है। सही है, अच्छा अब ये देखो क्या हो रहा है, जब एसी दिया जा रहा है तो 9 एम्पियर है, 24 वोल्ट है, यानी किसकी वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे, जेड की वैल्यू निकलेगा ना, क्योंकि अब एसी है तो आर भी रहेगा, एक्सएल एक्सी जो है वो भी रहेगा। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 24 है बटे कितना है वो, क्या बोल रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंसी कितना एम्पियर है, 9 एम्पियर की तरह आ जा रही है। ठीक है, चलो ये 25 हर्ट्ज पे निकाल रहे हैं। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 और 3 हो गया। सही है, ये हो गया। अब यहाँ से चाहें तो जेड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये जेड हमारा निकल के चला आया। ठीक है, अभी जब जेड निकल के चला आया तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले एक्सेल की वैल्यू निकाल लें। एक्सेल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो एक्सेल बराबर कितना हो जाएगा, या एक्सी जो भी है पहले निकाल लेते हैं, तो कॉइल है तो एक्सेल ही होगा। एक्सेल की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, Z² माइनस R² रूट में। सही है, अब देखो यहाँ जो तुम एक्सेल की वैल्यू निकालो, ध्यान से समझना, ये जो तुम एक्सेल की वैल्यू निकाले वो किस पे निकला है तुम्हारा, 25 हर्ट्ज पे निकला है, याद रखना 25 हर्ट्ज पे निकला है। तो मान लो कि 25 हर्ट्ज पे तुम्हारा, समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लो एक्सेल की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। तो 50 हर्ट्ज पे निकालना है, तो 50 हर्ट्ज पे एक्सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुमको पता था जब फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 50 पे कितना हो गया, 4 ओम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये कितना हो गया, 4 ओम। तो उसी तरह जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसको दूना करना पड़ेगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज पे हमसे पूछा है, 25 हर्ट्ज पे नहीं, तो ये 50 हो जाएगा। सही है, ये 50 निकल गया, 50 हर्ट्ज पे तुम्हारी एक्सेल की वैल्यू आ गई। ध्यान से समझो, एक्सेल की वैल्यू आ गई, तुमको वी की वैल्यू दिया हुआ है तो पावर नहीं निकल जाएगा, पी बराबर लगा देना, V² अपॉन जेड करना पड़ेगा ना। तो जब ये तुम्हारी एक्सेल की वैल्यू जो निकल जाएगी 50 हर्ट्ज पे, वो तुम्हारी एक्सेल की वैल्यू निकल जाएगी 50 हर्ट्ज पे, तो फिर जेड का वैल्यू निकालोगे तो दूसरा आएगा, फिर तुमको करना पड़ेगा R² प्लस XL² का रूट में। इसमें एक्सेल क्या लिखोगे, ये जो पहले आया ये वाला नहीं लिखोगे, जो 50 हर्ट्ज पे दोगुना किए हो वो रखना, तब तुमको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सही है ना, इसका केवल मान यही है, इसका काम केवल यही था कि यहाँ से तुमको आर निकालना था। ठीक है, सही है, चलो आगे देखते हैं। फिर वही कहानी है, टॉर्क पूछ रहा है, ग्रोथ टॉर्क पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो phi होता है, ठीक है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, या फिर देखो हमको पता है कि जो टॉर्क होता है एन होता है। सही है, यही होता है ना, ठीक है ना, एन होता है। तो चलो ये एन होता है तो हम टॉर्क कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है कि देखो एक फॉर्मूला पता है कि ई बी इंटू आई ए, ये फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर ई बी इंटू आई ए, सॉरी पावर बराबर
टॉर्क बराबर पी अपॉन ओमेगा। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये होता है एक फार्मूला। और एक फार्मूला क्या होता है, पावर बराबर ई बी आई ए होता है, यही होता है। तो ई बी आई ए की जगह पहली बात तो ये रख दोगे टॉर्क का, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो जाएगा, सही है। या फिर 2 पाई एन अपॉन होता है, क्या होता है, 2 पाई एन अपॉन 60 होता है, किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू होती है, 2 पाई एन अपॉन 60 होती है, सही है। 2 पाई एन अपॉन 60 हो गई, और ये कितना हो गया हमारा, टॉर्क हो गया। पी की वैल्यू यहाँ पे ई बी इंटू आई है, ई बी की जगह और क्या लिख सकते हो, ई बी निकालना होगा तो सर लिख सकते हो पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए, यही लिख सकते हो। ई बी की जगह ये लिख दो तो क्या हो जाएगा, इंटू आई ए, ये लिख सकते हो, ये हो गया ना। अब इसको हटा दो इतना। अब पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये पूरी निकल के चली आई। पी की वैल्यू यहाँ पे रखो, एन से एन तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या तुम्हारे पास, पी बचा, फाइव बचा, जेड बचा, 60 है, ए बचा, आई ए, तो आराम से तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत है, आई होप समझ में आ गया होगा। पी अपॉन टॉर्क बराबर पी अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। पी की जगह ये वैल्यू रखोगे तो देखो दक्षता दिखाई देते हैं, देखो टॉर्क बराबर पी है, तो टॉर्क बराबर हम चाहें तो पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई बी आई ए, और ई बी की जगह पी फाई जेड एन होता है, तो लिख सकते हैं ना पी फाई जेड एन 60 ए, यही है, ये हो गया 60 ए हो गया, इंटू ई बी इंटू आई है, तो ई बी की वैल्यू तो ये हो गई, आई ए की ई बी की वैल्यू तो इतनी हो गई, इतनी, आई ए की वैल्यू ये वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इंटू आई ए, सही है। अब ये क्या है, 2 पाई एन अपॉन 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एन नीचे, तो 2 पाई एन नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 से 60 उड़ा दो, एन से एन उड़ा दो, ठीक है। अब देखो तुमको सारी वैल्यू पता है, पी की वैल्यू दी हुई है सर, फाई की वैल्यू दी हुई है सर, जेड की वैल्यू दी हुई है सर, आई ए की वैल्यू दी हुई है सर, आई ए की वैल्यू दी हुई है ना, हाँ ठीक है। और ए बराबर ए यानी जितनी लैप बाइंडिंग, तो जितना पी उतना ही ए भी होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ दी हुई है, यहाँ से तुम टॉर्क की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, और जो तुम्हारा आंसर आएगा पता क्या होगा, यही होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो सेशन पसंद आया तो इसको बाबू लाइक कर दो, क्योंकि बार बार बोलते हैं फिर वही, तो शेयर लाइक और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो वही इजी क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा में जो ईएमएफ इंड्यूस करता है तो रासायनिक ऊर्जा के कारण ही होता है, ठीक है, पहली कहानी। दूसरा, निम्न से किस प्रभाव पर निर्भर करता है जो सूर्य के आयनन विकिरण के अवशोषण पर विद्युत वाहक उत्पन्न करता है। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे जब ऑफलाइन बैच चला था कि सर इसका दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं, पीवी सेल भी इसको बोलते हैं, सोलर सेल को पीवी सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल को पीवी सेल भी बोले तो गलत नहीं होगा, तो वही चीज़ है फोटोवोल्टेइक सेल, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अल्टरनेटर में टरबाइन चलित यानी टर्बो अल्टरनेटर में निम्न से किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा देखो, टरबाइन है, टर्बो है, टर्बो यानी सर स्टीम पावर प्लांट की सर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1500 से 3000, और ऐसे में क्या प्रयोग करते हैं हमेशा सर, सिलेंड्रिकल प्रयोग करेंगे या नॉन सैलिएंट प्रयोग करते हैं, जिसमें पोलों की संख्या कम होती है। और जब ये सैलिएंट टाइप आने लगता है, सैलिएंट पोल टाइप, जब सैलिएंट पोल टाइप आने लगता है सर, तो सैलिएंट पोल टाइप हम प्रयोग करते हैं हाइड्रो में, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, सही है। चलो, और पोल की संख्या ज़्यादा होती है। अगला है, करिए नीचे आओ, अगला है, आधुनिक कोयले के चलने वाले थर्मल स्टेशन में राख की बड़ी मात्रा को यह सुनिश्चित करने के बाद निष्कासित करना पड़ता है कि राख का अधिकतम संभव सीमा तक 99% तक निकाला जाए, इससे पहले कि बॉयलर से फ्लू गैसों का उपयोग करके अंततः वायुमंडल में पहुँचाया जाए। तो इसको हम बताए थे जी, इसको जब ऑफलाइन बैच बताए थे तो इसको पढ़ाते हैं। इसको चिमनी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है, जहाँ पर डीसी सप्लाई दी जाती है, जहाँ पर डीसी सप्लाई दी जाती है, जिससे जो बड़े बड़े धुएं के कण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे चिपक जाते हैं, और जो हल्की गैसें होती हैं और जो कम पॉल्यूटेड गैसें होती हैं वो चिमनी के बाहर निकलती हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं तो इलेक्ट्रिक प्लेट की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगता है, सही है ना। चलो, टेक्निकल हेल्पर का लास्ट सेट देखें, आज क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो समान रूप से टच पोटेंशियल की तुलना में स्टेप पोटेंशियल परिणाम में होते हैं, कमी होंगे जी। देखो कहने का मतलब क्या है, एक होता है टच पोटेंशियल, जब तुम किसी युक्ति को टच कर देते हो तब तुम्हारे और उसके बीच में कौन कितना पोटेंशियल होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है। और जो स्टेप पोटेंशियल होता है, जो पैर से पैर की होती है, वो कम होती है। इस पैर से इस पैर के बीच जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है, और जो तुम टच करते हो किसी बॉडी को, अर्थ का पोटेंशियल वो ज़्यादा होता है। ये कम इसलिए होता है ना, क्योंकि तुम भी अर्थ पे हो, तुम भी अर्थ पे। जब हल्का फुल्का गैप आता है तभी करंट फ्लो करता है, तो उतना गैप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो कर पाए। मगर ये देखोगे कोई कंडक्टर है जो कि अर्थ नहीं है और तुम अर्थ हो, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल करंट तुम्हारे अंदर थोके जाता है, इसलिए टच पोटेंशियल ज़्यादा होता है बनस्पत स्टेप पोटेंशियल के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तो एग्जांपल भी हम दिए थे ऑफलाइन बैच में। ठीक है, खूब उछल उछल के स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, टच पोटेंशियल। सही है, तो आई होप सेशन पसंद आ रहा है। अगर पसंद है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और देखो अगर ये 150 क्वेश्चन है, ये भी देखो हम बता दे रहे हैं। एक 150 क्वेश्चन है, तो जो रगड़ने वाला होगा वो 120 बोल रहे हैं, 110 तो पहुंच ही जाएगा 110। और उधर 30 भी कर ले रहा है या 35 भी कर ले रहा है तो प्लस 30 कर दो, उधर 35 कर देते हैं जो तेज होगा। कितना हो गया, 145 नंबर। 145 नंबर यूपीपीसीएल में इस बार जनरल के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, अब वो नॉर्मलाइजेशन का खेल फंसा है तो वो अलग है, मगर अगर नॉर्मल की बात करें, एवरेज पेपर बनता है तो 145 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सफिशियंट है। जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 150 में से जनरल 145 लेना कोई मामूली बात नहीं थी इस पेपर को देखते हुए, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। ठीक है, आसान तो नहीं बोलेंगे, एवरेज था, मतलब इतने आ सकते थे। सही है, तो पढ़ते रहो, साथ में जुड़े रहो, बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कराते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।